इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को या यूँ कहें कि गॉस थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल से पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम इस थ्योरम को पढ़ेंगे। थ्योरम का मतलब इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग एक क्लोज्ड सरफेस लेते हैं। सपोज ये एक क्लोज सरफेस हो गया, है ना। इस क्लोज सरफेस के अंदर कुछ चार्जेज रखे गए हैं। एक चार्ज है Q1 जो कि पॉजिटिव चार्ज है, एक चार्ज है Q2 जो कि निगेटिव है, फिर एक तीसरा चार्ज है Q3 ये भी पॉजिटिव है, और एक फोर्थ चार्ज है Q4 जो कि सरफेस के बाहर है, ठीक है। तो हम जानना चाहते हैं कि इस बाउंड्री से, इस सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर जाएगा, है ना। आउट गोइंग फ्लक्स। तो आउट गोइंग फ्लक्स निकालना हो उसको हम लोग कहेंगे फाई आउट गोइंग, जिसकी वैल्यू हम देखेंगे कि अगर यहाँ पर Q1 चार्ज है तो Q1 चार्ज से कितनी लाइंस ऑफ फोर्सेज निकलेंगी, इससे टोटल Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट लाइंस ऑफ फोर्सेज निकलेंगी, और ये सारी जितनी भी इससे लाइंस निकलेंगी वो इस क्लोज सरफेस को क्रॉस करके जाएंगी, क्योंकि कहीं भी होल नहीं है जिससे कि कोई लाइन मिस कर जाए। हर लाइन इस सरफेस को क्रॉस करेंगी, ठीक है। तो अगर Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट लाइन से यहाँ से निकलेंगी वो सारी सरफेस से बाहर की तरफ जाएंगी। वैसे ही एक और पॉजिटिव चार्ज है Q3, है ना। तो इस Q3 के कारण से कितनी लाइंस बाहर आएंगी, Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट, इतनी लाइंस बाहर आएंगी। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट लाइंस निकलेंगी, और जितनी भी निकलेंगी वो सब इस सरफेस से हो करके बाहर क्रॉस करके तब बाहर निकलेंगी। तो ये कहा जा सकता है कि आउट गोइंग फ्लक्स जो है ये हो गया Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आउट गोइंग हो गया। अब जो है हम लोग पता करते हैं कि इनकमिंग फ्लक्स कितना है, यानी कि फाई इनकमिंग, ठीक। तो ये देखेंगे कि एक निगेटिव चार्ज रखा हुआ है इस सरफेस के अंदर। तो हमें पता है कि निगेटिव चार्ज में लाइंस ऑफ फोर्सेज इंटर करती हैं। तो इस निगेटिव चार्ज Q2 में टोटल Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट लाइंस जो है वो इंटर करेंगी। तो जितनी भी लाइंस इस Q2 में इंटर करेंगी वो सारी इस सरफेस से हो करके आएंगी, इस सरफेस को क्रॉस करती हुई अंदर Q2 में आकर के इंटर करेंगी। तो इतनी लाइंस अंदर आएंगी, ठीक। अब एक चार्ज बाहर रखा हुआ है, तो ये जो बाहर चार्ज रखा हुआ है यहाँ से कोई भी लाइन अगर इस सरफेस से होकर जाएगी तो आप देखेंगे कि एक बार इंटर करेगा और एक बार फिर बाहर भी जा रहा है ना। यानी नेट हो गया 0। अगर कोई लाइन ऐसे भी जाएगा, चूंकि ये बाहर है तो एक बार इंटर करेगा और एक बार बाहर निकलेगा, तो कुल मिलाकर के इसका फ्लक्स जो है 0 हो गया, है ना। तो इसलिए इस क्लोज सरफेस के बाहर कोई भी चार्ज होगा तो उसके कारण से फ्लक्स जो है वो 0 होगा। एक बार जितनी बार इंटर करेगा, जितनी लाइंस इंटर करेंगे उसके कारण से उतनी लाइंस बाहर भी निकल जाएंगी। तो अगर इसमें हमें पता करना हो कि नेट आउट गोइंग फ्लक्स कितना हुआ, नेट आउट गोइंग फ्लक्स का मतलब हुआ कि हमें पता करना है कि आउट गोइंग माइनस इनकमिंग, इसको कहेंगे नेट फ्लक्स, ठीक। तो आउट गोइंग फ्लक्स जो है अभी हमने पता किया वो आया है Q1 प्लस Q3 बाई
एप्सिलॉन नॉट, तो इसको रखते हैं यहाँ पर Q1 प्लस Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आउटगोइंग फ्लक्स हो गया। और इनकमिंग फ्लक्स देखेंगे यहाँ पर हमने निकाला है, ये है Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको रखेंगे Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी यहाँ आएगा Q1 प्लस Q3 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया नेट आउटगोइंग फ्लक्स, है ना। तो ये जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट ही गॉस थ्योरम को एक्सप्लेन करता है ना। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से नेट आउटगोइंग फ्लक्स जो है वो टोटल इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो इसको पहले स्टेटमेंट को हम लोग लिख लेते हैं। स्टेटमेंट है नेट आउटगोइंग फ्लक्स थ्रू a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the algebraic sum of all the charges present inside the closed surface, है ना। तो अगर इसको ऐसे लिखा जाए कि नेट आउटगोइंग फ्लक्स इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q इनक्लोज्ड का मतलब हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल चार्ज कितना इनक्लोज्ड है, यानी कि एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस Q1 प्लस Q3 माइनस Q2। तो नेट इनक्लोज चार्ज हमें पता करना है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और जो फ्लक्स है हम लोग पहले निकालते थे कैसे, E डॉट dA का इंटीग्रेशन से, है ना। तो ये वाली वैल्यू इतनी होनी चाहिए, है ना। तो इसको ऐसे कहा जा सकता है कि फाइनली नेट आउटगोइंग फ्लक्स थ्रू a closed surface is equal to net phi is equal to E dot dA is equal to Q enclosed, इसको अलजेब्रिक सम भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया गॉस थ्योरम। और इस गॉस थ्योरम को यूज करके हम लोग कई सारे सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के जो है कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि जो गॉस थ्योरम है वो हर सरफेस के लिए वैलिड होता है, लेकिन यूजफुल तब होता है जब सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस हो। तो यहाँ पर हम लोग एक नोट लिखेंगे, है ना। ये नोट जो है हमें ध्यान रखना है कि एप्लीकेबल हर सरफेस के लिए होता है ना। गॉस थ्योरम is valid for any closed surface, but it is
यूजफुल फॉर सिमेट्रिक सरफेसेज। सिमेट्रिक सरफेस का मतलब हुआ जैसे क्यूब हो गया, स्फेयर हो गया, है ना। तो इस तरह के सरफेस जो हैं ये सिमेट्रिक होते हैं हर तरफ से, और ऐसे सरफेस के लिए ही जो है गॉस थ्योरम यूजफुल है। हालांकि वैलिड कैसे भी गॉसियन सरफेस हो, कोई भी इमेजिनरी सरफेस हो, उसके लिए वैलिड होता है। तो गॉस थ्योरम सीखने के बाद उसका एप्लीकेशन हम लोग जानेंगे, और एप्लीकेशन कैसे होगा हम लोग कई सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। तो उसमें से पहला एग्जाम्पल हम लोग करेंगे जिसमें एक हेमिस्फेयर दिया गया है, और हेमिस्फेयर का जो सेंटर है ना, ये जो ब्लू कलर से दिखाया ये डॉट, यहाँ पर एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा गया है ना। क्वेश्चन ये है, चार्ज Q is placed at the center of hemisphere, then find flux through the plane circular surface and flux through the curved surface। तो पहले कहा गया सर्कुलर सरफेस से फ्लक्स निकालने के लिए, तो सर्कुलर सरफेस आप देखेंगे यहाँ पर हमने रेड कलर से दिखाया हुआ है ना। तो ये जो चार्ज है, इस चार्ज के कारण से जो लाइंस ऑफ फोर्सेज निकलेंगी और जो इस प्लेन में होंगी, जो सर्कुलर सरफेस है, तो उस प्लेन के पैरेलल होंगी एक्चुअली में लाइंस ऑफ फोर्सेज, ऐसे इधर, है ना। तो ये इसके प्लेन में ही लाइंस ऑफ फोर्सेज ऐसे होंगी, कुछ इस टाइप से। मतलब कोई ऐसा लाइन ऑफ फोर्स नहीं होगा जो कि आर पार होगा, या तो चार्ज से निकलेगा एक साइड में जाएगा, ऐसा नहीं है कि इस साइड से निकल कर उस साइड में नहीं जा रहा, क्रॉस नहीं कर रहा, है ना। तो जो प्लेन सरफेस है वहां पर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की, तो फर्स्ट पार्ट में जो फ्लक्स होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें प्लेन के पैरेलल है, जबकि इसका एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है ना। तो यहाँ पर E जो है वो जीरो नहीं है, जो भी है कुछ वैल्यू होगा E का, और एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर है, लेकिन जो थीटा है वो है 90 डिग्री यानी π/2 रेडियन। तो ये फ्लक्स हो जाएगा 0, ठीक है। मतलब इस चार्ज से जितनी भी लाइंस निकलेंगी वो या तो उस प्लेन के एक साइड में ही निकल करके उसी साइड निकल जाएंगी, एक साइड से निकल के दूसरे साइड नहीं जाएंगी, या जो उस सरफेस को टच कर रही होंगी वो सारी बिल्कुल पैरेलल होंगी प्लेन के, और इसलिए वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सरफेस के पैरेलल है, यानी एरिया के परपेंडिकुलर है, इसलिए थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो गया। अब आते हैं इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में। तो दूसरे पार्ट को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हेमिस्फेयर है इसको एक्सटेंड करते हैं और पूरा स्फेयर कंप्लीट करते हैं, है ना। तो ये जो है सपोज ये अपना स्फेयर बन गया, ठीक है। तो जितनी भी लाइंस यहां से निकलेंगी फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस हमें कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले पूरे स्फेयर से निकालते हैं। पूरे स्फेयर से कितनी लाइंस जाएंगी, उनमें से
आधी लाइंस जो है वो इस कर्व सरफेस से क्रॉस करेंगी। यहाँ से लाइंस निकल करके कुछ ऐसे जाएंगी, है ना, इस डायरेक्शन में ऐसे। तो इस चार्ज से जितनी भी लाइंस लेफ्ट साइड में निकलेंगी उतनी ही राइट साइड में भी निकलेंगी, इस तरह से। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ लाइंस इमर्जिंग फ्रॉम द चार्ज इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। जो स्फीयर हुआ उस कंप्लीट स्फीयर में टोटल चार्ज कितना इंक्लोज है, वो है क्यू, और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करें तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लाइंस यहां से निकल रही होंगी बाहर की तरफ, है ना। तो हमें तो पता करना है सिर्फ आधे सरफेस से, इतना लाइंस तो पूरे स्फीयर से निकल रही होंगी, हमें आधे सरफेस से कैलकुलेट करना है। तो इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हो गया कर्व सरफेस से फ्लक्स। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि हमने एक क्यूब बनाया है, इस क्यूब के सेंटर पर एक चार्ज रखा गया है ना। क्यूब का जो सेंटर है यहाँ पर चार्ज है क्यू। तो पता करना है इस क्यूब के एक फेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा, है ना। तो क्वेश्चन ये है, पॉइंट चार्ज स्मॉल q is placed at the center of a cube, then find electric flux through one face of the cube। तो इसको हम लोग ऐसा करेंगे कि देखेंगे कि यहाँ से जितनी भी लाइंस निकलेंगी वो हर तरफ इक्वल निकलेंगी, है ना, हर डायरेक्शन में निकलेंगी। तो कह सकते हैं कि ये जो 6 फेस हैं, इसके क्यूब के 6 फेस हैं, हर फेस से इक्वल नंबर ऑफ लाइंस जाएंगी सिमेट्री के हिसाब से। तो ऐसे कहा जा सकता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इमर्जिंग फ्रॉम द चार्ज इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 कूलम से 1 बाई एप्सिलॉन नॉट निकलती हैं, तो क्यू कूलम से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लाइंस ऑफ फोर्सेज बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो ये सारे फेस से होकर के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो ऐसे चूंकि 6 फेस हैं तो 6 फेस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। हमें तो पता करना है 1 फेस से, है ना। तो कह सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू 1 फेस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 6 मीन्स क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस से इतनी लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो बाहर निकलेंगी। तो अभी जो हमें एग्जाम्पल करने वाले हैं उस एग्जाम्पल में आप देखेंगे हमने एक क्यूब बनाया है। इस क्यूब के एक कॉर्नर पर एक पॉइंट चार्ज रखा गया है ना। और ये जो पॉइंट चार्ज है वो इस कॉर्नर पर रखा गया है, ठीक। तो हमें पता करना है कि उस चार्ज से दूर एक फेस है ग्रीन कलर का, जो ग्रीन कलर से पेंट किया हुआ है, उस फेस से कितना फ्लक्स पास करेगा ये हमें कैलकुलेट करना है ना। तो कह सकते हैं अ पॉइंट चार्ज Q is placed at one of the corner
of a cube, we have to find the electric flux through one of the farthest green colored face of the cube, है ना। तो हमें क्या करना है कि इस क्यूब का जो ग्रीन कलर वाला फेस है उस फेस से हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि एक इमेजिनरी सरफेस कंसीडर करें जिसके कि सेंटर पर ये सारा चार्ज आ जाए। अगर सेंटर पर ये सारा चार्ज आ जाएगा तो फिर फ्लक्स को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पूरे सरफेस में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग 8 क्यूब लेते हैं ऐसे ही, है ना। कंसीडर 8 आइडेंटिकल क्यूब्स। अब इनको ऐसे अरेंज करेंगे इस तरह से, जैसा कि आप फिगर में यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। उसी तरह से इनको अरेंज करेंगे। अरेंज these cubes such that the charge Q is centered at center of the new bigger cube। तो फिगर में आप देखेंगे कि जो क्यूब ऊपर था, है ना, ये जो क्यूब था, इस क्यूब को हमने नीचे भी बनाया है। यहाँ पर इस क्यूब के इस कॉर्नर पर चार्ज रखा था हमने क्यूब, ठीक। इसके आसपास 7 और क्यूब हमने रखे हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि एक क्यूब तो ये खुद ही हो गया, और उसके साइड में दिख रहे हैं इधर एक, ये 2 3, ये 4 5 6, ये 7 है, और एक इसके पीछे होगा 8, है ना। तो 8 क्यूब कुल मिलाकर हैं, और 8 क्यूब मिलाकर के एक बड़ा सा क्यूब बन रहा है। बड़ा सा जो क्यूब है उसका साइड जो है, साइड लेंथ, वो डबल हो गया है इस छोटे वाले क्यूब से, ठीक। तो अब ये जो चार्ज है, ये चार्ज बड़ा सा जो क्यूब बना है अभी, उस क्यूब के सेंटर पर है। तो ऐसा कर सकते हैं कि जो बड़ा क्यूब है, बड़े क्यूब के एक फेस से जो फ्लक्स पास करेगा वो हो जाएगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने कैलकुलेट किया था। फ्लक्स थ्रू वन फेस एमोंग 6 फेसेज। किसी क्यूब में 6 फेस होते हैं, तो उनमें से एक फेस की हम लोग बात करें। फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ द बिगर क्यूब विल बी Q/एप्सिलॉन नॉट। ये Q/एप्सिलॉन नॉट जो होता है टोटल फ्लक्स होगा, और उसमें 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये फ्लक्स जो आएगा, है ना, ये फ्लक्स एक बड़े से फेस से आएगा। हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो फेस है वो मान लेते हैं, ये फेस कुछ ये वाला है। ये बड़ा फेस जो यहाँ से आप देख रहे हैं, इस फेस से, ये जो बड़ा फेस है, इस फेस से टोटल फ्लक्स जो फाई आएगा वो हो जाएगा Q/6।
6 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें तो सिर्फ एक ग्रीन वाले पार्ट से कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था, सिर्फ इस पार्ट से। तो ऐसा कर सकते हैं कि ये जो फ्लक्स आया है उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, तो एक पार्ट जो होगा उतना ही फ्लक्स इस ग्रीन वाले से जा रहा होगा, है ना। तो ये कहा जा सकता है, सो फ्लक्स थ्रू ग्रीन फेस will be equal to Q by 6 epsilon naught divided by 4 means Q by 24 epsilon naught, है ना। तो हमने क्या किया, इस चार्ज के कारण से पहले पूरे क्यूब से निकाला, वो होता है Q by epsilon naught, ठीक। फिर उसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि बड़े क्यूब के टोटल 6 फेस होंगे। तो 6 फेस में से ये एक बड़ा सा फेस है जिसे इतना फ्लक्स आएगा। अब उसका 1/4 जो फ्लक्स है वो ग्रीन वाले से पास कर रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कुल मिलाकर के फ्लक्स Q by 24 एप्सिलॉन नॉट आएगा। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे तो उस टाइम में हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो हमने डिराइव नहीं किया था, हमने सिर्फ फॉर्मूले को सीखा था और उसको जस्ट अप्लाई किया था। अब जो है हम लोग उस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, है ना। तो सबसे पहले इसमें से देखेंगे हॉलो स्फीयर के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर hollow non-conducting sphere and solid conducting sphere। ये तीन जो ऑब्जेक्ट हो गए, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ये तीनों ऑब्जेक्ट में जो चार्ज होता है वो सिर्फ सरफेस पर होता है ना, सिर्फ सरफेस पर चार्ज होता है Q। तो इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो तीनों के कारण से एक ही जैसा फॉर्मूला होता है, इसलिए हम लोग तीनों का एक साथ में डेरिवेशन सीखते हैं, ठीक है। तो पहला केस जो हम लोग देखेंगे, ये पहला केस होगा इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, और स्फीयर के अंदर सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पर होगा, जो कि रेडियस से छोटा होना चाहिए, है ना। तो ये जो स्फीयर है, ये इसका रेडियस हमें दिया गया है कैपिटल R और इस पर चार्ज है Q। अगर हमें ऐसा करना हो कि इसके सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ऐसा करेंगे, R रेडियस का एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस हम लोग कंसीडर करते हैं, है ना। कंसीडर एन इमेजिनरी गॉसियन surface, spherical surface of
रेडियस स्मॉल r, है ना। तो अब क्या करेंगे कि हम लोग गॉस थ्योरम को अप्लाई करते हैं बाय गॉस थ्योरम। तो उससे हम जब फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो लिखते हैं E डॉट dA का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब देखेंगे कि ये जो हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है, इस पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इक्वल आएगा, क्योंकि सेंटर से ये सरफेस का हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है। तो जो भी होगा इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ये जो गॉसियन सरफेस का एरिया होगा वो हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इनक्लोज्ड चार्ज जो है, चूंकि ये हॉलो स्फीयर है ना, या सॉलिड कंडक्टिंग भी होगा तो अंदर उसमें चार्ज होता नहीं है। तो चूंकि चार्जेस सारे सरफेस पर होते हैं तो अंदर चार्ज 0 होगा, है ना। तो ये Q इनक्लोज्ड हो गया 0। इसका मतलब ये हुआ, इसको हम लोग कहेंगे E इनसाइड। तो इस स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो हो जाएगा 0, है ना। तो अब जो है ये वाली वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब कैलकुलेट करते हैं इसके सरफेस पर, है ना। तो ये फर्स्ट हो गया उसके स्फीयर के अंदर, और दूसरा जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो इसमें क्या होगा कि सेंटर से सरफेस का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल होता है ना। तो हमने एक फिगर बनाया है, इस फिगर में मान लेते हैं कि सेंटर जो है वो यहाँ पर है और इस स्फीयर का रेडियस है r। इस पर टोटल चार्ज दिया गया है Q, ठीक। हमें क्या करना है, इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, है ना। जो पॉइंट है अपना जहाँ फील्ड कैलकुलेट करना है वो यहाँ पर है। तो इस केस में r जो है वो इक्वल टू कैपिटल R है। तो हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं स्मॉल r रेडियस का, जो कि सरफेस को जस्ट इनक्लोज करते हुए पास करेगा ऐसे, है ना। हमें ये ऐसा गॉसियन सरफेस है कि जिसका रेडियस हल्का सा थोड़ा सा ज़्यादा होगा इस हॉलो स्फीयर से, है ना, जिससे कि सारा चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ जाए। हम लोग जस्ट सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, मतलब थोड़ा सा आगे तक हम लोग गॉसियन सरफेस कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, कंसीडर गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। हमेशा गॉसियन सरफेस आप इमेजिनरी भी ले सकते हैं। कंसीडर गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r is equal to capital R, just enclosing the charges on the surface, है ना। तो इसमें क्या करेंगे कि गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। गॉस थ्योरम से जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है E डॉट dA। तो चूंकि ये जो भी हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है वो सेंटर से सारे पॉइंट उसके इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह इक्वल है
और साथ में सरफेस के परपेंडिकुलर भी होगा। तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है तो जस्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो E इंटू 4πr², और ये होना चाहिए Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखेंगे चूँकि जस्ट हमने इस सरफेस को इनक्लोज करते हुए एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है, इसलिए सारा चार्ज जो है इस स्फीयर पर वो इनक्लोज हो जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है, ये है ई सरफेस, यानी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया Q/4πε0 इंटू r²। इसको हम लोग दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, ई सरफेस इज इक्वल टू KQ/r²। ये सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इसके बाद हम लोग जो स्फीयर है उसके बाहर कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि हमने एक फिगर बनाया है। इस फिगर में ठीक, ये एक स्फीयर है। इस स्फीयर का रेडियस है कैपिटल R, और इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसी तरह से एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे हम लोग, जिसका कि रेडियस स्मॉल r होगा, है ना। तो इसमें हमें कैलकुलेट करना है, लिख देते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड के लिए जो r होगा वो ग्रेटर देन रेडियस होना चाहिए, है ना। तो उस केस में हम लोग एक गॉसियन सरफेस लेंगे, कंसीडर गॉसियन spherical surface of radius small r, है ना। अब अप्लाई करते हैं गॉस थ्योरम बाई गॉस थ्योरम। फ्लक्स is given by E डॉट dA। अब E जो होगा उसको अलग से लिख सकते हैं E आउटसाइड, है ना। और चूंकि इस स्फीयर का हर पॉइंट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस r पर पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह बराबर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया करेंगे 4πr², ठीक है। तो इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा इस गॉसियन सरफेस से, और ये होना चाहिए हमारे हिसाब से Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, E आउटसाइड इज इक्वल टू, ये जो चार्ज है वो टोटल चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे E आउटसाइड इज इक्वल टू Q/4πε0 इंटू r²। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है KQ डिवाइडेड बाई r², ठीक। तो हमने ये तीनों जो पॉइंट हो सकते थे, मतलब स्फीयर के अंदर, स्फीयर के बाहर और स्फीयर के सरफेस पर, हर जगह हमने कैलकुलेट कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखेंगे अंदर तो है 0 आया है ना, और जो सरफेस पर हुआ है KQ/r², कैपिटल R², और
जो बाहर का फॉर्मूला है वो है KQ/r²। तो अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना हो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ग्राफ कुछ ऐसा प्लॉट करेंगे। सपोज ये हो गया y एक्सिस जिस पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे, और ये हो गया x एक्सिस जिस पर सेंटर से डिस्टेंस रखेंगे r। ठीक है, तो देखेंगे कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया, यानी कि जो r का वैल्यू कैपिटल R होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। यहाँ से यहाँ ग्राफ 0 होगा। उसके बाद सरफेस पर सबसे ज़्यादा आया है ना, सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था उसकी वैल्यू हमने देखी है, वो वैल्यू आया था E सरफेस इज इक्वल टू KQ रेडियस का स्क्वायर। ठीक, और उसके बाहर आउटसाइड के लिए फॉर्मूला ये है R² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये ऐसा ग्राफ जाएगा, है ना। तो ये हो गया हॉलो स्फीयर के कारण से, है ना, मतलब ऐसा स्फीयर जिसमें चार्ज सिर्फ आउटर सरफेस पर हो, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है फॉर्मूला या जो ग्राफ है वो ऐसा कुछ होगा।